हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन का 2 चैप्टर, जिसमें जैवमंडल एवं बायोम के क्वेश्चन हम सारे देखने वाले हैं और पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो में हमने आपको सारी डिटेलिंग आपके साथ डिटेल के साथ में हमने इसको समझाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, वीडियो को ऐसे प्यार देते रहिए। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड खालिस्तान होते हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कौन से ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनमें अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को जो है ये कहा जाता है जैव निम्नकरणीय। क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से विभाजित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण सभी जीवित पौधे और जानवर, सब्जियां, जूट और फल जो है इसके उदाहरण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के खालिस्तान स्रोत है। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के जो है ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। कौन से? गैर नवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के जो है स्रोत है गैर नवीकरणीय। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा फोसाइल फ्यूल एनर्जी के अनवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें ये सभी जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सार्क, कच्छप और उदबिलाव। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। ठीक है, इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से जगत थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। प्रोटिस्टा जगत में विविध प्रकार के कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमणिका इकोटोन। परिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो है ये संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। जीवों और वातावरण के मध्य स्थापित होने वाले अंतः संबंध और निर्भरता पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना A.G. टॉन्सले ने की थी। पारिस्थितिक तंत्र में वातावरण या उसके घटकों में आने वाले कुछ छोटे परिवर्तनों को समायोजित करने की स्वचालित क्षमता होती है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। पारिस्थितिक में टिकाऊ जैव समूह संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। इकोटोन 2 बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन या अतिव्यापक क्षेत्र है, जिसमें दोनों बायोम के जंतु तथा पादप पाए जाते हैं। अनुक्रमण या सक्सेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जैव जो है समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये क्या है? अनुक्रमण या सक्सेशन। जबकि चरम अवस्था या क्लाइमेक्स में एक प्रजाति द्वारा दूसरे का अनुक्रमण समय के साथ साथ मंद पड़ जाता है तथा धीरे धीरे प्रजाति निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लेती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा सालामेंडर, अजगर और कंगारू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम जो हो है वो है सालामेंडर, अजगर और कंगारू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो दोस्तों एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को जो है ये कहा जाता है अनुक्रमण। क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। जब एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे अनुक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी। तो यूनेस्को द्वारा जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मानव एवं पर्यावरण के मध्य सतत संबंध स्थापित करने हेतु वर्ष 1971 में, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी गलत दिए हुए हैं, 1971 में प्रारंभ किया गया था यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है ये है अनुवांशिक विभिन्नता के, इसके अनुवांशिक विभिन्नता के। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसके, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति की प्रणाली में अनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। अब तक अपने देश में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 10 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ये जो है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है। जबकि जनसंख्या जो है दोस्तों किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है तथा जैव द्रव्यमान किसी क्षेत्र में विशेष में उपस्थित जीवों की मात्रा है। क्या? जैव द्रव्यमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल ऑर्गेनिक ओरिजिन है? क्या है? जैविक मूल है, ऑर्गेनिक ओरिजिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूंगा। कोरल जो है ये जो है जैविक मूल है। ठीक है, जैविक मूल का है। मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकी पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। परिस्थिति की दृष्टि से ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। वह हिंद महासागर रीफ अन्य मूंगा क्षेत्रों पर भी दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि वे मृत होती जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसके दोस्तों, तो बाह्य वायुमंडल की ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इस परत में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। वायुमंडल की इस परत से डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर इत्यादि आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह की इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह जो होते हैं इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एवं निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन जो है 78.07% है, ऑक्सीजन 20.93% है, कार्बन की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% है एवं अग्नि जो है 0.93% है। सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जो बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा होती है वह अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर्यावरण परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को जो है ये कहा जाता है पारिस्थितिक अनुकूलन। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की बात करें दोस्तों तो पारिस्थितिक तंत्र, परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है वो है यह एक वन तंत्र होता है, ये सही नहीं है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। जो गलत कथन है यह है दोस्तों यह एक वन तंत्र होता है, यह गलत कथन है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञानी ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक, अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, बंद तंत्र नहीं होता, यह एक खुला तंत्र होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को प्राप्त है। इनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संगठनों के अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतः संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। ठीक है, परीक्षा दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था, ये किया था A.G. टांसले ने। श्वसन की क्रिया कैसी है? अपचायक क्रिया है। किस प्रकाश का रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल व नीले में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है। CO2 का होता है अपचयन और H2O का होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, देखते हैं सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है सभी उपभोक्ताओं में। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं तो प्रीडेटर्स। क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स कहलाते हैं वे जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। ठीक है, प्रकृति का महतर किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का महतर जो है दोस्तों अपघटक एवं कवक को कहा जाता है प्रकृति का महतर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवी एवं अजीवी घटकों के में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये कही जाती है खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट संज्ञा प्रदान की जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो ये करता है खाद्य जाल। खाद्य जाल जो है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किस में गुजरता है? तो खाद्य जाल में गुजरता है। पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो यह है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोप्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया है? तो यह दिया है बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोज्म। क्या कहा है? बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोज्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी वातावरण का। पारिस्थितिक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो इकोलॉजी मतलब वातावरण का अध्ययन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वायु। पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रकार के जीवित जीव एवं पौधे सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी एवं अजीवी घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, तत्वों के चक्रीय तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों अर्नीज नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने किया था गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों संकल्पना का श्रेय दिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र की, ये दिया जाता है A.G. टांसले को। किसको? A.G. टांसले को पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये किया था दोस्तों ग्रिनेल्स ने। किसने? ग्रिनेल्स ने। ठीक है, पारिस्थितिक निकेट की संकल्पना को सर्वप्रथम ग्रिनेल्स ने 1971 में दिया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की अनेक जातियां एवं उपजातियां निवास करती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जाति अथवा उपजातियां परिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास करती है। वास्तव में प्रत्येक जाति अथवा उपजाति के लिए उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसी क्षेत्र की सीमा में ये निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत या निलय कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेत या निलय कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो दोस्तों रामसर सम्मेलन जो था ये नम भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो 1971 ईस्वी में जलग्रस्त भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन ईरान के नाम से भी जाना जाता है। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ एवं पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा इनके संरक्षण हेतु 1987 से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 राज्यों में कुल 26 आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया है। अब जो रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 26 आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, जिसमें वुलर झील, सिमरोरी झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानेसर झील। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पोंगडेम झील, रेणुका आर्द्र भूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी? रेणुका आर्द्र भूमि। पंजाब की बात करें तो हरिके झील, कृत्रिम आर्द्र भूमि, सतलज नदी से बनाया गया, कांजली झील, रोपड़ झील। ठीक है, केरल की बात करें तो अष्टमुदी, सष्टम कोटा, वेबनाड आर्द्र भूमि। भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? वेबनाड आर्द्र भूमि है सबसे बड़ी। राजस्थान की बात करें तो सामर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल, ये कौन सी है? राजस्थान में। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोयलेरू झील, असम में दीपोरबिल, तमिलनाडु में पॉइंटर किलीमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है ना। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है जो। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा, पश्चिम बंगाल की पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, मध्य प्रदेश की भोज आर्द्र भूमि और गुजरात की नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसे किसे? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो थी ये क्या था? ये था रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 26 आर्द्र भूमि क्षेत्र थे। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है ये है धान का क्षेत्र। ठीक है, धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील में से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की जो झील है अभी हमने आपको सभी बताया है, कौन सी? सामर झील। सामर झील को जो है रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन कौन सा किया गया है? एक तो सामर झील हो गया और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है राजस्थान की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? तो दोस्तों वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत जो है यह है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जो है मीथेन गैस उत्सर्जन का एक स्रोत है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रमुखतः आर्द्र भूमि जैसे कि चावल के खेत, पशुधन भूमि तथा प्राकृतिक गैस प्रणाली में रिसाव से होता है। यह हरित गृह उत्सर्जन में 11% की भागीदारी रखता है। कितने परसेंट की? 11% की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छकरण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। तो सही सुमेल निम्न है। कौन कौन से हैं सही सुमेल? पश्चिम घाट आर्द्र वन बिल्कुल सही है, तराई दुआई चौड़े पत्ती वाले वन ये भी सही है। बात करें कच्छकारण की तो घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार शुष्क सदाबहार वन, ये आर्द्र वन नहीं है।
तो पूर्वी दक्कन पठार जो है ये आर्द्र वन जो दिया हुआ है ये गलत है। ये क्या है? शुष्क सदाबहार वन है। कौन से? पूर्वी दक्कन पठार। तो डी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। बात करें बबूल की, नीम की और पीपल की, तो ये पारिस्थितिक मित्र है। ठीक है, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक का शत्रु कहा जाता है। जो ये यूकेलिप्टस है इसे पारिस्थितिक का शत्रु कहा जाता है क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है। अनुमानतः यह एक दिन में लगभग 8 लीटर पानी सोखता है। कितना? 8 लीटर पानी सोखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है? लंबी मूसला जड़ होती है। कौन सी? मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 मूसला जड़ होती है। कितनी? 20 से 30 mm में मान लीजिए मूसला जड़ होती है। ठीक है, देखते हैं। फीट होती है दोस्तों, ये जो दिया है फीट है। 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है लंबी, जो क्या बात करें? फ्रिएटोफाइट्स जो मिलते हैं मरुस्थल में उनकी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वन जीवों वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन हमारा इसमें सही नहीं है। तो इसमें सही देखना है कौन सा कथन नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, वो चौथा वाला ही है। तो अब देख लेते हैं। इसमें वर्ष भर वर्षा होती है तथा उच्च तापमान बना रहता है, सही कथन है। इसमें जीवों का मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं, ठीक है, सही कथन है। सदापर्णी वर्षा वन जीवों 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच फैला हुआ है, सही है। और ये चौथा जो है, इस जीवों का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ है, ये जो कथन है ये गलत है। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन अथवा सदाबहार वर्षा वन बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है। इसी कारण से इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी बायोम को मेगा थर्मल बायोम यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। सदापर्णी वर्षा वन जीवों 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों अमेजन बेसिन, कांगरो बेसिन तथा इंडोनेशियन क्षेत्र में पाया जाता है। तो डी वाला जो हो जाएगा गलत कथन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्रों में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस एक से संबंधित है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय अल्पाद्र वन। किससे? उष्णकटिबंधीय अल्पाद्र वन से संबंधित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अल्पाद्र वन से संबंधित है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों जैसे चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर रखता है। यह मेघालय में पाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्रोव पहले आएगा, घास स्थल, झील और महासागर, ये जो है ये इनका सही अनुक्रम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है दोस्तों कौन सा? पर्वत सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र, गलत। अजैविक अवयव, गलत। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है, बिल्कुल सही। वर्षा जो है ग्लोबल वार्मिंग, गलत। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा, सही सुमेलित कौन सा है? हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है दोस्तों सामुद्रिक। समुद्र जो है समुद्री भाग जो है ये पारिस्थितिक तंत्र पर पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी जल और थल दो भागों में है। जहां जल पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर फैला हुआ है, वहीं पर 29% भूभाग पर थल है। इस 71% में से 88.9% भाग पर महासागर फैले हुए हैं, जबकि 11.1% भाग पर सागर और झील तथा नदियाँ आदि है। जब 71% भाग पर अकेले जलमंडल है और उसमें भी 88.9% भाग पर महासागर है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सामुद्रिक
पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है। मतलब समुद्री पारिस्थितिक जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो दोस्तों सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है ये है समुद्री। समुद्र जो है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्री क्षेत्र है। ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होती है, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक स्थित एवं स्थायी होता है। ठीक है, किसके अनुसार? ईपी ओडम के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है यह है वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन जो है प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप सागरी जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। इससे ही प्रवाल निरंजन या निरंजन की संज्ञा दी गई है। वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल निरंजन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हिंद महासागर है। वर्तमान समय में विश्व के 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में है। मतलब जो 58% प्रवाल है ये संकट वाली स्थिति में है वर्तमान में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों ये होता है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, वन उन्मूलन या पेड़ों के काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन रोपण, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ये है दोस्तों आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर जो है सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। ठीक है, देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला तंत्र बर्फीले अर्थात आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्य का प्रकाश तेजी से नीचे आता है, किंतु सूर्य की तरंगें वापस जाने में सबसे बड़ी बाधा यही गैस है। यही गैस सूर्य की किरणों को वापस जाने से रोकती है, जिसकी वजह से वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। कौन? पारिस्थितिक कर्मता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो दोस्तों यह नारा है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है, जबकि एपिको आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई जो है ये है दोस्तों भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। यह पदचाप पदचिह्न पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है, जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यह है दोस्तों गिद्ध। गिद्ध जो है इनकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यह है गिद्ध। गिद्ध की इतनी क्षमता होती है सुनने की। ठीक है, तो गिद्ध जो है दोस्तों में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर करने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। कौन? गिद्ध। तो दोस्तों ये थे आज के सारे सब क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वहाँ पे आपको टेलीग्राम के द्वारा मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।